क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है और एल्गी में होता है। वी नो वेल के एल्गी भी क्या है, प्लांट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, ह्यूमन्स में नहीं होता। ठीक है, अब ये कैसा है, ये जो ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ये है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है, एक ब्लू एक येलो, तो मेम्ब्रेन कितनी है, डबल। तो एक कौन सा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, और हमें इसमें क्या बात दिख रही है कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या होता है, एक जेली की तरह की चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। दिख रहा है हमें स्ट्रोमा येलो कलर का, ये क्या है, जेली की तरह की चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो इंजाइम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वो इंजाइम मौजूद होते हैं, वो इंजाइम जो किसके लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, वो इंजाइम मौजूद हैं स्ट्रोमा में। ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, पौधे अपना खुराक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स ने अपनी खुराक बनाई, हम इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी कि लाइट की वजह से कुछ बनाना है, तो प्लांट अपनी खुराक लाइट की हेल्प से बना रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रोमा में क्या होता है, हमें स्ट्रोमा में दिख रहा है, स्ट्रोमा में ग्रैनम नाम के हमें दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है। अब ये जो होते हैं, ये इनको हम बोलेंगे सिंगुलर ग्रैनम। अगर एक हमें दिख रहा है तेरा ग्रैनम सॉरी, ठीक है, तो अब बहुत सारे दिख रहे हैं तो हम इनको बोलेंगे ग्रैना। क्या बोलेंगे, ग्रैना। ठीक है, ग्रैना नाम के स्टैक होते हैं, स्टैक मतलब ढेर होते हैं, स्टॉक मतलब ढेर होते हैं। देखें, एक के बाद एक में दिख रहा है, ढेर होते हैं। हर ग्रैनम क्या होते हैं, हर ग्रैनम जो होता है थाइलाकॉइड डिस्क की एक स्टैक होती है। ये जो हर ग्रैनम है थाइलाकॉइड डिस्क, ये देखें, इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड डिस्क की एक स्टैक होती है। ठीक है, अब थाइलाकॉइड डिस्क की सरफेस पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। थाइलाकॉइड डिस्क के इसकी सरफेस सतह पर क्या होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कि ग्रीन पिगमेंट देते हैं, क्या देते हैं, क्लोरोफिल मतलब क्या, यहाँ पर कौन से पिगमेंट देंगे, ग्रीन पिगमेंट देंगे, ग्रीन कलर का वो देंगे रंग। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ सनलाइट है, सूरज है, ठीक है, सेल के बाहर सिंपल सूरज की रोशनी, तो सनलाइट जब पड़ेगी, क्लोरोफिल क्या करेगा, सूरज से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो क्लोरोफिल ही क्या कर रहा है, सूरज से एनर्जी को क्या कर रहा है, जज्ब कर रहा है, अपना जज्ब करता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो सके, स्टार्ट हो सके। तो स्टार्ट कौन कर रहा है, सनलाइट पड़ी, किससे पड़ी, जो हमारे पास ये जो स्टैक हैं किसके, ग्रैनम के, थाइलाकॉइड डिस्क, बेसिकली इसकी सरफेस पर क्या मौजूद है, सरफेस पर मौजूद है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो कि क्या कर रहा है, सनलाइट की एनर्जी को जज्ब कर रहा है। यहाँ जो एक वर्ड लिखा है, इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब होता है कि ढेर या फिर एक के ऊपर एक रखना। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ दिख रही है, हम तब इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड जब किसी चीज़ को हमने बिल्कुल ऑर्डरली अरेंज किया हो, यानी कि हमने एक के ऊपर एक बिल्कुल तरतीब से रखा हुआ। ठीक है, जैसे कि हम किसी बुक को रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, इसके ऊपर सेम बुक, जो कोई भी बुक रखी है हमने बिल्कुल ऑर्डरली तरीके से रखी है, बिल्कुल सही तरतीब से रखी है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये वर्ड तब यूज़ करते हैं। ओके, अब ये हम जो लेबलिंग दिख रही है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की, उस लेबलिंग को ज़रा देख लेते हैं। पहली क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसमें क्या होता है, जेली की तरह की चीज़ है, जिसमें क्या होती है, हमारे पास थाइलाकॉइड डिस्क होती हैं और इसमें वो एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लमीला। लमीला क्या होती है, मैं दिख रही है लमीला, ये रही। तो अब लमीला क्या है, लमीला थाइलाकॉइड डिस्क, थाइलाकॉइड और थाइलाकॉइड डिस्क के बीच में जो पतली लेयर्स होती हैं, पतली पतली लेयर्स दिख रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लमीला, उन्हें हम कहते हैं लमीला। ठीक है, अब ये ग्रैना को आपस में कनेक्ट करती हैं। ग्रैना क्या होती है, सिंगुलर ग्रैना ना, तो ये ग्रैना को क्या करिए, हर ग्रैना को आपस में कनेक्ट करिए। ठीक है, तो ये ग्रैना को आपस में कनेक्ट करती हैं, यानी कि एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम को जोड़ने का काम करती हैं। ग्रैनम क्या, पूरा हम स्टॉक को कह रहे हैं, ठीक है, तो उसको जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या है, थाइलाकॉइड क्या है, थाइलाकॉइड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। इसकी सरफेस पर क्या होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं, जो कि सूरज की रोशनी को क्या करते हैं, जज्ब करते हैं। थाइलाकॉइड डिस्क जो होती हैं वो एक के ऊपर एक होती हैं, एक के ऊपर एक स्टॉक की शक्ल में होती है, यानी कि ठीक है, जो मिलकर ग्रैनम बनाते हैं। थाइलाकॉइड डिस्क मिलेंगी तो ग्रैनम बनेगा। ठीक है, हम पूरे को क्या बोल रहे हैं, ग्रैनम बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रैनम। तो ग्रैनम क्या है, ग्रैनम, इसका प्लूरल क्या होगा, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल होगा ग्रैना। ठीक है, अब ग्रैनम क्या होता है, ग्रैनम एक स्टॉक होता है थाइलाकॉइड डिस्क का, यानी कि थाइलाकॉइड डिस्क का ढेर है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जब थाइलाकॉइड डिस्क एक के ऊपर हमने एक स्टॉक कर दी तो हम इनको कलेक्टिवली ग्रैनम कहेंगे। ठीक है, अब ग्रैना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा है इसमें बहुत सारे में दिख रहे हैं ग्रैना पाए जाते हैं।
इसका मतलब क्या होता है डबल मेम्ब्रेन, क्या मतलब हो इस बात का, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फर्स्ट वन सेकंड वन, दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जिन्हें हम कह रहे हैं डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये दो मेम्ब्रेन जो होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट को अंदर से प्रोटेक्ट करती हैं। कहाँ से प्रोटेक्ट करती हैं? अंदर से महफूज रख रही हैं, बचा रही हैं, ठीक है, और अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल है, ठीक है, जिसमें स्ट्रोमा है, ग्रेना है, थाइलाकॉइड, लैमिना वगैरह, ये सब मिलकर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास यहाँ दो वर्ड्स इस्तेमाल हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। पहले इनका मतलब देख लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब हमारे पास होता है वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल स्पेस या फिर जगह, वो जगह होती है जो कि वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, यानी कि घेरता है, यानी कि ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर की कैपेसिटी को दिखाता है। वॉल्यूम का क्या दिखाता है, क्या बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितनी जगह है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक गिलास में पानी डालते हैं तो जितना पानी हमने उस ग्लास में फिट आता है तो हम क्या कहते हैं? वो उस ग्लास का वॉल्यूम है, यानी कि इस ग्लास का वॉल्यूम इतना है कि इसमें पानी इतना फिट आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता, गिर जाएगा पानी, ठीक है, तो ये इस ग्लास का वॉल्यूम है। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ हुई है एक बात कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास, सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी चीज़ के बाहर की तमाम साइड। फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है ये सेल, तो ये एक सेल है सिंपल, तो इसकी बाहर की सारी साइड्स, ये सेल ऐसा है तो इसकी पीछे की साइड भी होगी, यहाँ की साइड भी होगी, यहाँ की साइड भी होगी, यहाँ की, तो उसकी सारी साइड, ठीक है। सरफेस एरिया किसी चीज़ की बाहर की तमाम साइड का टोटल एरिया होता है। क्या होता है? टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है, ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की आउटर कवरिंग या फिर सरफेस के साइज़ को दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये बॉक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के नीचे, इस बॉक्स की चारों साइड्स, इसका क्या है? टोटल सरफेस एरिया कहलाती हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है एक डाइस, जैसे कि डाइस तो सबने देखा होगा, डाइस या क्यूब जो भी होता है, उसके जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर की टोटल जगह, उसको हम कहेंगे वॉल्यूम। उसका उसकी साइड्स, यानी कि उसकी ये साइड, यानी कि उसकी सारी साइड, वो क्या कहलाएंगे? उसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएंगे, यानी कि बाहर कितनी जगह घेर रहा है। यानी कि वॉल्यूम वो स्पेस जो एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, और सरफेस एरिया उस ऑब्जेक्ट की बाहर वाली सरफेस का टोटल एरिया होता है। बाहर वाली जो सरफेस है उसका टोटल एरिया, यानी कि हर साइड से उसका एरिया कितना कवर कर रही है, तो वो कहलाता है सरफेस एरिया, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? सेल है तो सेल की साइज़, यानी कि सेल का साइज़ कितना है, और सेल की शेप कैसी है। सेल की साइज़ और सेल की शेप, ये दोनों क्या होती हैं? शेप सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशो से बहुत रिलेटेड होती हैं, मिलती जुलती हैं। अक्सर सेल जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से कि अगर सेल बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी जो फंक्शनिंग में मुश्किलात हो सकती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर सेल बड़ा हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर की जगह ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सरफेस एरिया क्या होगा? इतना नहीं बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया इतना नहीं बढ़ता, ठीक है। अब छोटे सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मास, बहुत छोटा बैक्टीरिया है, ठीक है, सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है, यानी कि इतना छोटा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा सेल जो बर्ड्स एग होता है, जो हमारे पास परिंदों के अंडे हैं, बहुत बड़े एग सेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, उनमें फॉर एग्जांपल ये बर्ड का एग है, इसमें क्या है? इसमें न्यूट्रिशन होती है, क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है ज़रूरी, जो कि डेवलपिंग चिक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मसल सेल वो जो होते हैं, मसल सेल भी लंबे होते हैं ताकि वो आसानी से क्या कर सकें? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पुल कर सकें, आराम से अपना फंक्शन कर सकें, ठीक है। और नर्व सेल भी लंबे होते हैं हमारी बॉडी में। नर्व सेल वो क्यों लंबे होते हैं? ताकि वो सिग्नल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक आराम से पहुंचा सकें, इसलिए लंबे होते हैं। अब छोटे सेल का भी अपना एक फ़ायदा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ़ायदा हमारे पास है इंसान के रेड ब्लड सेल, उनका जो डायमीटर है वो तकरीबन होता है, रेड ब्लड सेल वो 8 पिकोमीटर के होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? इसकी वजह से वो हमारी सबसे छोटी जो ब्लड वेजल्स हैं, यानी कि कैपिलरीज, उनके अंदर से भी आराम से गुजर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा डायमीटर है 8 पिकोमीटर, तो आराम से मूव कर सकते हैं पूरी बॉडी में कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। जब सेल बड़ा हो जाएगा तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, सेल बड़ा हो गया, उसका सरफेस एरिया इतना नहीं बढ़ेगा जितना उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक
बड़ा क्यूब है जो कि 30 माइक्रोमीटर के साइज़ का है, उसका सरफेस एरिया जो है 5400 है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, लेकिन अगर हम उसी साइज़ का वॉल्यूम, उसी साइज़ वही साइज़ है उसकी वॉल्यूम में हमने उसके अंदर की जगह में हमने 27 छोटे छोटे क्यूब्स रख लिए, ये बना लिए, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 16,200 होगा, जो बहुत ज़्यादा है बड़े क्यूब्स के मुकाबले में, यानी कि सरफेस एरिया इतना बढ़ गया, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि छोटे सेल्स के सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि उनके वॉल्यूम के मुकाबले में, जो कि उन्हें केमिकल एक्सचेंज में ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। इस वजह से ज़्यादातर सेल्स होते हैं छोटे होते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरी फंक्शनिंग आराम से कर सकें, आराम से अपनी फंक्शन कर सकें। हमारे पास क्या है, 2 क्यूब्स हैं, ठीक है। एक बड़ा क्यूब है सेल का और एक छोटे क्यूब्स हैं, यानी कि हमने उसी वॉल्यूम में, यानी कि जितनी जगह ये घेरा है उतनी ही जगह में हमने कितने 27 छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे क्यूब सेल हैं, ठीक है। 27 है। अब दोनों का वॉल्यूम हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन ऑफ बिग क्यूब, ठीक है। तो हम किस तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का आसान तरीका हमारे पास क्या है। अब जो बड़ा क्यूब है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई 30 पिकोमीटर है, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास वो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम का फार्मूला है। इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई भी हमारे पास 30 पिकोमीटर, इसकी हाइट भी हमारे पास वो कितनी है, वो हाइट भी हमारे पास 30 पिकोमीटर है। तो यानी कि हर चीज़ हमारे पास 30 पिकोमीटर, हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 27,30। तो इसका हमारे पास वॉल्यूम 27,30 इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि यहाँ ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बिग क्यूब का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल क्यूब, तो स्मॉल जो हमारे पास क्यूब्स हैं हम इनका वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटे क्यूब की हर साइड का लेंथ कितना है, छोटा जो क्यूब है, ठीक है, इसके छोटा क्यूब हमने एक निकाल लिया, ठीक है। तो इसकी हर साइड का लेंथ, हर साइड की लंबाई हमारे पास 10 पिकोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अब एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला भी सेम है, किस तरीके से, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया, यानी कि इसकी भी लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ 10 पिकोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर, तो कितना आ गया हमारे पास 10,30, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब क्योंकि टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, टोटल कितने 27 हैं, 27 छोटे क्यूब्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इन सब का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27 टाइम, ये जो आंसर है 27 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 27,30, ठीक है। दोनों केसेस में वॉल्यूम क्या है, सेम है, हमें मिल गया, एक रिजल्ट तो मिल गया कि वॉल्यूम दोनों में सेम है, चाहे सेल बड़ा हो चाहे सेल छोटे हों उतने ही जगह पर, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बराबर घेरें तो वॉल्यूम बराबर आएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं आप सरफेस एरिया कैलकुलेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप सरफेस एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया SA लिख रही हूँ मैं। अब बड़ा जो क्यूब है उसकी हर साइड कितनी हम जानते हैं 30 माइक्रोमीटर है, यानी कि एक साइड का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड का एरिया निकल के आ जाएगा एक साइड का, ठीक है। लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, यानी कि लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम चौड़ाई से, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसकी हर साइड कितनी 30 माइक्रोमीटर, तो हम क्या करेंगे, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 टाइम्स, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से हमारा आंसर आ जाएगा 900। तो ये एक साइड का एरिया निकल के आ गया, क्योंकि अब क्यूब की कितनी साइड होती हैं, 6 साइड, ये सेल है क्यूब, इसकी यहाँ भी होगी, यहाँ भी जगह, यहाँ भी जगह, यानी कि 4 साइड की होगी, 5वीं ये और इसके पीछे 6ठी, तो 6 साइड्स होंगी क्यूब की, ठीक है। क्योंकि क्यूब्स की साइड 6 होती हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इन सब साइड का टोटल सरफेस एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, हम क्या करेंगे, 900 जो आंसर आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 5400 आएगा, क्या आएगा 5400, टोटल सरफेस एरिया इसका इतना है, यानी कि हमने पहचान लिया 5400 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा छोटे क्यूब्स हैं, ठीक है। अब छोटे क्यूब का हम सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे, हम ऑलरेडी ही पहले से ही जानते हैं कि हर छोटा क्यूब कितनी है, हर छोटे क्यूब की जो लेंथ है, हर छोटे क्यूब की जो विड्थ है, जो भी हाइट वगैरह सब कुछ है, कितनी है 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर छोटे क्यूब की जो लेंथ वगैरह है वो 10 माइक्रोमीटर है लंबाई, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे क्यूब की एक साइड, एक छोटे क्यूब की फॉर एग्जांपल छोटा क्यूब है, इसकी एक साइड का जो एरिया निकालने का तरीका क्या है, वही लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से। तो हमने क्या किया, लेंथ को मल्टीप्लाई किया विड्थ से, सरफेस एरिया एक साइड का, तो हमने किस तरीके से निकाला, लेंथ को मल्टीप्लाई किया विड्थ से, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से, हमारा आंसर आ जाएगा 100। तो आंसर हमारा 100 आ गया। आप क्या करेंगे, क्योंकि छोटे क्यूब की भी साइड कितनी है, 6 है, तो ये बड़ा छोटा सेम चीज़ तो है, छोटी बड़ी है बस, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसकी साइड भी 6 इसकी साइड भी 6, तो हम क्या करेंगे
100 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हमारा आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, अब 600 हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं, 27 छोटे क्यूब्स। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, 27 छोटे क्यूब्स को टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे, 27 छोटे क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या है, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 है, यानी कि इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, हमारा आंसर आ जाएगा 16,200, ये आंसर आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। अब समझ आने की बात क्या है कि बड़ा जो क्यूब है उसका जो सरफेस एरिया है हमारे पास 5400 है, और छोटा क्यूब जिसका सरफेस एरिया हमारे पास है 16,200, यानी कि इसका मतलब ये है कि छोटे क्यूब्स का जो टोटल सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है। ठीक है, हालांकि दोनों का वॉल्यूम जो था बराबर था। ठीक है, तो यानी कि छोटे क्यूब्स या सेल्स अगर हम बात करें ज़्यादा क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है छोटे सेल्स का, और इसी वजह से सेल को छोटा रहना फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि हर फॉर एग्जांपल हमारा सेल है, कोई चीज़ जाएगी इसमें तो उसका सफ़र इतना तय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेल का साइज़ छोटा है तो फ़ौरन से वो आराम से चली जाएगी हर तरफ सेल के। लेकिन अगर सेल बड़ा होगा, कोई चीज़ गई सेल के अंदर, तो उसको आराम से बहुत सारी जगह कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन छोटा है तो आराम से जाएगा, फ़ौरन ही उसने हर साइड कवर कर ली सेल की, और आराम से वो चीज़ फैल गई। लेकिन अगर बड़ा सेल होगा तो उसको टाइम लगेगा, और चीज़ें भी इस तरीके से एफिशिएंट आराम से चली जाती हैं सेल में। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि हमारे पास और न्यूट्रिशन वगैरह होगी तो आराम से जाती है, और आराम से फैल भी जाती हैं, यानी कि जल्दी से प्रोसेस फास्ट होता है। ठीक है।